सेक्रेटरी सर पंचायती राज उत्तराखंड सरकार के आदेश के क्रम में एक विनम्र प्रयास है प्रोक्योरमेंट टू 2017 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाने का। इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होना है वह सब उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट टू 2017 से गवर्न होता है। मीनिंग दिया भाई, चाहे प्रोक्योरमेंट पंचायती राज ऑफिस को करना हो या किसी अन्य सरकारी ऑफिस को करना हो, जो नियम लागू होंगे वो उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट टू 2017 के लागू होंगे। प्रश्न उठता है कितने नियम हैं? उत्तर है कि मात्र 76 ये नियम है, 76 नियम है। यह जो नियमावली है 7 अध्यायों में विभाजित है। आज की इस चर्चा के क्रम में हमें बताना चाहेंगे, उन्हीं विषयों को छूना चाहेंगे जिनका सीधा सीधा संबंध पंचायती राज के साथ होएगा। तो पहला प्रश्न उठता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के प्रिंसिपल्स को जानना क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर है कि प्रत्येक पैसा जो जनता का पैसा है, जब हम उसे खर्च करते हैं तो यह एक कोशिश होनी चाहिए कि उस पैसे का समुचित प्रतिलाभ गवर्नमेंट को मिले। यह कोशिश होनी चाहिए कि पैसा जिन बातों पे खर्च किया जा रहा है वह उसमें प्राइस की रिजनेबिलिटी हो, उसमें सोर्स की ऑथेंटिसिटी हो। कोशिश यह भी हो कि एक कंपटीशन हो, निष्पक्षता हो, मितव्ययिता हो, ताकि तमाम कोशिश हो सकें और ये कोशिश कारगर हो सकें। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो नियम कौन से होंगे जिनसे हम इन सबको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जब हम पंचायत की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए कि वो ये है कि यह हमारी व्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ है और यह कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में शासकीय अधिकारी तैनात नहीं हैं। तो 1 या 2 अधिकारी इस ऑफिस में होते हैं, पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ पर होते हैं। सो मीनिंग दियर बाई, तो हमें इस ग्रुप को एक विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद सचिव सर की यही एक सोच थी, तो एक कुछ नए ढंग से कुछ करने की कोशिश की गई है और आज मैं आपके सामने हूँ। हमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट में किन बातों का ध्यान रखना होगा? उत्तर बहुत साफ है, ठीक उतना ही ध्यान रखना होगा जितना हम अपने निजी कामों के लिए जब प्रोक्योरमेंट करते हैं उस पर ध्यान रखते हैं। जब हम निजी कामों के लिए प्रोक्योरमेंट करते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है बड़ा तार्किक व्यवहार होता है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम जानबूझकर किसी को गलत फ़ायदा न पहुंचाएं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हम वहीं से सामान खरीदें जहाँ पे सामान सही मिलता है। हम उसी दर पे सामान खरीदें जो दर जेन्युइन है। हम हमेशा अपने निजी व्यवहार में इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यदि हम निजी बातों में इस व्यवहार का ध्यान रखते हैं तो यही अपेक्षा है कि शासकीय व्यवहार करते समय भी हम इन गहराइयों को समझें, इन बातों को समझें। शासकीय जो अधिप्राप्ति है तो वहाँ पर एक थ्रेशोल्ड बनी हुई है। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि हमें किस स्थिति में कौन से नियमों को अपनाना होगा। एक पहला थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट बनाई गई है 25,000 रुपये तक का व्यय करना। तो यदि हम 25,000 रुपये तक की कोई सामग्री खरीदते हैं, यदि हम 25,000 से अधिक की कोई सामग्री खरीदते हैं लेकिन 2.5 लाख तक का खरीदते हैं और यदि हम 2.5 लाख से अधिक का खरीदते हैं, तो फाइनेंशियल आधार पे 3 थ्रेशोल्ड हैं। एक 25,000, दूसरा 25,000 से 2,500, 2.5 लाख एंड तीसरा 2.5 लाख से ऊपर। तो पॉइंट है, चूँकि तीनों में अंतर है तो तीनों सीमाओं के तहत काम करते समय हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो सकता है, बट तब भी मकसद एक ही है। मकसद है कि प्राइस की रिजनेबिलिटी इस्टेब्लिश हो सके। तो यदि 25,000 तक का कोई सामान खरीदा जाता है और सामान खरीदने वाला आदमी सक्षम स्तर का अधिकारी है, तो आपका पॉइंट होगा कि सक्षम स्तर के अधिकारी का निश्चय कौन करेगा कि ये सक्षम है या नहीं है। कोई अधिकारी सक्षम है या नहीं है, इसका निर्णय डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है उसमें हुआ है। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स इन जनरल कैटेगरी में 3 ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर या एडिशनल सेक्रेटरी सर। दूसरे कंडीशंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तीसरे में हेड ऑफ ऑफिस। तो हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सामान्यतः तमाम पावर यहीं पर है। यदि इसके अलावा कहीं पे पावर है
तो वो पावर शासन के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ जो जिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं तो वो भी एक पावर है, वो अधिप्राप्ति करते हैं, उनके अपने ऑफिस होते हैं और ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ये दो संयुक्त रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी शासन से एक नियमित एक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एक अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो पंचायती राज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होता है और जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ग्राम प्रधान महोदय एक जॉइंट सिग्नेटरी हैं और इनफैक्ट हेड ऑफ ऑफिस के रूप में काम करते हैं। तो पॉइंट है कि पावर कैसी है, पावर कितनी है। तो मैंने बताया था कि 25,000 तक, 25,000 से 2.5 लाख तक और 2.5 लाख से अधिक। क्या ये थ्रेशोल्ड सब चीज़ों के लागू है? क्या ये थ्रेशोल्ड और किन किन चीज़ों के लागू है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। प्रोक्योरमेंट हम किन चीज़ों का करते हैं ऑफिस के लिए? हम ऑफिस के लिए प्रोक्योर करते हैं गुड्स, हम ऑफिस के लिए प्रोक्योर करते हैं सर्विसेज, हम ऑफिस के लिए प्रोक्योर करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम। सो मीनिंग दे भाई, यदि हमें किसी की सेवाएं लेनी है, यदि हमें कोई सामग्री लेनी है और यदि हमें निर्माण कार्य करने हैं, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के जो सुसंगत प्रावधान हैं हमें उनका अनुपालन करना है। तो अभी चर्चा को सामान्य बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर नेचर का जो है वो प्रोक्योरमेंट सामग्री का ये प्रोक्योरमेंट होता है, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो 25,000 तक का यदि हमें सामान खरीदना है, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं मीनिंग दिया है भाई, हम लोग सीधे वेंडर के पास, दुकानदार के पास जा सकते हैं और वहाँ से सामान ले सकते हैं। लेकिन लेते समय हमें एक प्रमाण पत्र देना है कि जो सामग्री मैंने खरीदी है वो गुणवत्ता युक्त है, मेरी ऑफिस की आवश्यकता के अनुसार है और जो कीमत मैं अदा कर रहा हूँ वो कीमत बिल्कुल जेन्युइन है। तो कीमत जेन्युइन है, आवश्यकता आपकी है और जो दुकानदार है वो भी विश्वसनीय है, इस आशय का आपका प्रमाण पत्र आ जाता है। और यही काम यदि आप 25,000 से ज़्यादा का आप सामान खरीदेंगे तो आप कैसे खरीदेंगे? क्योंकि उसमें एक नियम है, वो है क्रय समिति के माध्यम से मार्केट सर्वे करते हुए, और ये अपेक्षा की गई है कि कम से कम 3 प्राधिकारी इस कमेटी में साइन करेंगे। तो ऑफ कोर्स 2 प्राधिकारी तो मैंने जैसा बताया कि एक तो इलेक्टेड मेंबर और एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ये हो सकते हैं। तीसरे आपके वहाँ से जो विभिन्न समितियाँ हैं उन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। अपेक्षा ये की जाती है कि एक सदस्य ऐसा होगा जो प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पारंगत होगा, जिसको प्रोक्योरमेंट के कामों का अनुभव होगा। विगत कुछ वर्षों में इस दिशा में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट की ट्रेनिंग भी दी गई है। विशेष परिस्थितियों में आप हायर ऑफिसर्स के माध्यम से आप जनपद स्तर के जो वित्त और लेखा सेवा के अधिकारी हैं उनको प्रोक्योरमेंट के नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ जितना बड़ा वॉल्यूम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है उस हद तक उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। तो कदाचित इस आशय से जो प्रशासनिक विभाग है या जो डायरेक्टरेट है तो उन्होंने कुछ एफर्ट किए होंगे, कुछ ऑफिसर्स नामित किए होंगे, कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल की होगी और जो 30 मेंबर्स हैं जो वित्त और लेखा सेवा या जो अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारंगत है उस पर कुछ प्रावधान किया होगा। तब भी पंचायतों में जो विभिन्न समितियां बनी हुई हैं, समितियों के जो मेंबर्स हैं तो वो भी उसके एक मेंबर्स हो सकते हैं। यदि आपको सामान 2.5 लाख से ऊपर का खरीदना है तो अनिवार्य तो आपको टेंडर करना है, और टेंडर भी कैसा, आपको ई टेंडर करना है। तो ई टेंडर करने के लिए अगेन 25,000 से अधिक और 2.5 लाख के बीच में हम लोग यही काम एक कमेटी के माध्यम से करेंगे। कमेटी का मैंडेट होता है मार्केट सर्वे करने का। मार्केट सर्वे करने की पीछे मंशा ये होती है ताकि जो रेट है हमें रेट की रिजनेबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि हमें जो चीज़ें हम खरीदने जा रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि जो दुकानदार जिससे हम सामान खरीदेंगे उसकी भी विश्वसनीयता इस्टेब्लिश हो जाए। तो प्रश्न उठता है कि इस कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे। तो यहाँ दिमाग में 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर 1 कि हम किन संस्थाओं की बात कर रहे हैं। यदि मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, यदि 3 टियर सिस्टम की बात करूं, तो हम देखते हैं टियर 1 और टियर 3 पे प्रोक्योरमेंट होता है। टियर 1 यानी पंचायत स्तर पे जहां पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान महोदय संयुक्त रूप से प्रोक्योरमेंट करते हैं। उसके उपरांत सीधे जनपद स्तर पे जहाँ पर यदि हम देखें तो जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय और वहाँ पे जो प्राधिकारी हैं वो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। इन दोनों में जो मानव संसाधन की उपलब्धता है उसमें अंतर है।
ग्राम पंचायत स्तर पर हम जानते हैं कि हमारे पास 2 प्राधिकारी हैं, ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान महोदय या महोदया स्वयं में, और साथ में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। जबकि जिला पंचायत में अध्यक्ष महोदय, वहाँ के ईओ साहब और साथ में एक वित्त सेवा के एक अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो स्पष्ट है कि जिला पंचायत मानव संसाधन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से अधिक सशक्त है। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस हैं, वहाँ पर मार्केट सर्वे को अपने ढंग से वो प्रॉपर्ली वो लोग कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन सी विशेष सावधानियों की ज़रूरत होगी? हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत में कुछ समितियाँ होती हैं, प्रत्येक उसमें निर्माण समिति, स्वच्छता समिति, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यह उचित होगा कि हम पहले इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और यह भी उचित होगा कि एक सदस्य को कम अधिप्राप्ति नियमावली में दक्षता प्रदान करें। तो यह दक्षता का माध्यम हो सकता है, दक्षता ट्रेनिंग के माध्यम से आ सकती है, और इन केस नहीं है तो किसी दूसरे ऑफिस के जो दक्ष व्यक्ति हैं तो उसको उस पर प्रोक्योरमेंट के नॉमिनेट किया जा सकता है। तो संबंधित अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि जो मार्केट सर्वे करने के लिए जो नियत संख्या में जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित हो जाएं, उनका नंबर उनका सुनिश्चित हो जाए उन अधिकारियों का। यहाँ पर ये तीनों जो अधिकारी हैं जिनको, या तीनों प्राधिकारी हैं जिनको मार्केट सर्वे करना है, तो जब वो अपना काम कर चुके होते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र देना होता है संयुक्त रूप से, इस आशय का कि हमको संयुक्त रूप से समाधान हो गया है कि जो दर है वो युक्त है, यानी रेट रीजनेबल है, जिससे हमने सामान खरीदा है वो विश्वसनीय है, और जो सामान हमने खरीदा है वो हमारी आवश्यकता के अनुरूप है, गुणवत्ता युक्त है। इस आशय का प्रमाण पत्र देने के उपरांत ही आप सप्लाई ऑर्डर उन्हें देते हैं, परचेज ऑर्डर उन्हें देते हैं, सामान आता है, उसको स्टॉक में एंट्री करते हैं, स्टॉक में एंट्री करने के उपरांत भुगतान किया जाता है। यदि 25,000 तक का सामान खरीदना हो तो जो हेड ऑफ ऑफिस हैं वो स्वयं उस एक प्रमाण पत्र देके, इसी आशय का प्रमाण पत्र देके उस सामान को खरीद सकते हैं। तो अब तक की चर्चा से चीज़ें साफ़ हो गई हैं। 25,000 तक, 25,000 से अधिक किंतु 2.5 लाख तक, और 2.5 लाख से अधिक। पॉइंट है कि यह जो सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें कौन सी और विशेष बातों का ध्यान हमें रखना है। जैसा मैंने इस चर्चा के आरंभ में आपको बताया था कि इस नियमावली में कुछ 76 नियम हैं। सो पॉइंट है, जब आप सामान खरीदेंगे तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इन नियमों का ही पालन करेंगे। यदि आपको सामग्री खरीदनी है तो सामग्री के अध्याय में जो चीज़ें दी गई हैं, यदि आपको निर्माण कार्य करना है तो जिस अध्याय में निर्माण कार्य से विषय हैं उसमें आप देंगे, और कुछ बातें जो सब पे लागू होती हैं उन्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहा है वो इस नियमावली के आरंभ में आपको बता दिए गए हैं। यदि कोई ऐसा विषय आता है जो इस किताब से आच्छादित नहीं है, नियमावली से आच्छादित नहीं है, या कुछ ऐसा संशय आपके मन में है कि प्रोक्योरमेंट कैसे किया जाए, रूल में ये लिखा हुआ है और हमारे विशेष स्थितियाँ ऐसी हैं, तो क्या आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं प्रोक्योरमेंट करने के लिए? इसका उत्तर है नहीं। इसी नियमावली के नियम 71 में साफ साफ बताया गया है कि यदि कोई ऐसा विषय है आपके मन में संदेह, यदि मन में संदेह उत्पन्न होता है तो संदेह को दूर करने का दायित्व भी वित्त विभाग का है। यदि कोई ऐसा विषय है जहाँ पे आपको छूट की ज़रूरत है तो वो भी काम वित्त विभाग करेगा। तो यानी अर्थ बहुत साफ है। अर्थ यह है कि यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां हैं जहां पे आपको लगता है कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का अक्षरशः अनुपालन नहीं हो पा रहा है या उसकी भावना का सम्मान नहीं हो पा रहा है, आप अपने मन से यह काम नहीं करेंगे, अपितु आप प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को संदर्भित करेंगे। अब मैं अधिप्राप्ति के दूसरे और जो एक नया दौर जो शुरू हुआ है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आप जानते हैं जब आप अपने निजी व्यवहार में आप अधिप्राप्ति करते हैं, निजी व्यवहार में जब आप चीज़ें खरीदते हैं, आप अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से और इन तमाम माध्यमों से आप सामान खरीदने जा रहे हैं। मैंने चर्चा सत्र के शुरू में आपको बताया था कि आपको वही सावधानियां बरतनी है जैसे आप अपना निजी काम की आप इस्तेमाल करते हैं, बट निजी काम के तो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने लगे हैं। तो क्या आप गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी, पंचायतों का प्रोक्योरमेंट भी आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से करना चाहेंगे? क्या आप कर सकते हैं? तो इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई, सोचा गया, समझा गया, तो अल्टीमेटली एक नया एक यूनिक चीज़, एक डेवलपमेंट अभी हुआ, तो उसको कहते हैं जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट। तो गवर्नमेंट ई मार्केट क्या है? ठीक वैसा ही जैसे प्राइवेट के ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इस टाइप के जो ऑनलाइन जो मार्केट है उपलब्ध है, ऐसे ही
गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए जो सामान हैं, जो कॉमन यूज़ की जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, तो वो यहाँ से ख़रीद पाएंगे जैम के माध्यम से। तो जैम से सामान खरीदने के लिए कुछ विशेष नियम हैं, और जैम के जो ये नियम हैं इसका संबंध उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में केवल एक नियम में आता है, वो है नियम 7। नियम 7 में हमने जैम से अधिप्राप्ति को हमने उसको विधि सम्मत माना है, हमने उसको नियमानुसार माना है। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि आपको उन नियमों का पालन करना होगा, नंबर 1, एंड नंबर 2 इंश्योर करना होगा कि रिजनेबिलिटी ऑफ द प्राइस इस्टेब्लिश करना आपका ही काम है। सो हमने बताया था जैसा हम अपने निजी व्यवहार में करते हैं, कुछ वैसा ही हम लोग करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए भी, उतनी ही सावधानियाँ हम लोग बरतते हैं। निजी व्यवहार में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है। हमने देखा है अपने आसपास में अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से प्रोक्योरमेंट करते हुए। ये क्या है अमेज़न और फ्लिपकार्ट? ये सब ऑनलाइन मार्केट है, और आप इसलिए से प्रोक्योर कर लेते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा कन्वीनियंट दिखता है, आप इसी प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे भाई भतीजावाद की संभावना कम होती है, और आपने इसको अपना लिया है। तो क्या आप लोग शासकीय क्षमता में अपने पंचायत के लिए, अपने ज़िला पंचायत के लिए भी इनसे सामान खरीद सकते हैं? तो इसका उत्तर आप ऐसे समझिएगा, जब हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट करते हैं तो कुछ अंतर होता है, हल्का सा अंतर होता है। वो ये होता है कि हम पहले सामान को ले लेते हैं, हम सामान को स्टॉक में एंट्री करते हैं, और यदि सामान सही है, भरोसेमंद है, तब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट से यदि आप पेमेंट करेंगे तो वो इतना इंतजार करेंगे आपकी स्टॉक एंट्री का, इनका, नंबर 1। और नंबर 2, क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के लिए आपको अधिकृत किया गया है? तो मेरा मतलब अमेज़न फ्लिपकार्ट से नहीं है, मेरा मतलब है ऑनलाइन पोर्टल से है। तो इस बात को गहराई से समझा गया, और तो सामने आया एक नई चीज़, एक नया मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट। गवर्नमेंट ई मार्केट एक बड़ा रोबस्ट सा सिस्टम है, बेहतरीन सिस्टम है, फेसलेस है, कॉन्टैक्टलेस है। ये कंपटीशन को इंश्योर करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि इस पोर्टल में जो सामान बेचेंगे और इस पोर्टल से जो सामान खरीदेंगे दोनों भरोसेमंद हों। क्योंकि यहाँ पर जो क्रेता है वो विक्रेता को नहीं जानता, विक्रेता क्रेता को नहीं जानता, तो इसीलिए ताकि उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके, वो एक दूसरे पे भरोसा कर सकें, इसके रजिस्ट्रेशन के कुछ खास प्रोटोकॉल हैं। तो आज के दिन में यदि आप कहें कि क्या आप जैम से सामान खरीद सकते हैं, उत्तर है नहीं। क्योंकि जैम से सामान खरीदने के लिए बतौर बायर आपको स्वयं को रजिस्टर करना होता है, और रजिस्टर करने के प्रोटोकॉल होते हैं। केवल वही अधिकारी अपने को जैम पे रजिस्टर कर सकते हैं, अपने ऑफिस को रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास या तो NIC की ईमेल आईडी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी है, या जैम की ईमेल आईडी है। तो जैम की ईमेल आईडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी, NIC की ईमेल आईडी, ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो अधिकारी है वो भरोसेमंद अधिकारी है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर वही लोग अपना सामान बेच सकते हैं, अपनी सेवाएं बेच सकते हैं जो जैम पे रजिस्टर हैं। तो उनको भी एक निश्चित प्रोटोकॉल से गुजरना होता है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट उनको चेक करवाने होते हैं, और जब विश्वास हो जाता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ का, तब जाके उनको जैम पे उनको ऑनबोर्ड किया जाता है। तो जैम को, चूँकि जैम आपके एक नया टॉपिक है, तो आज इतना ही समझिएगा कि जैम एक ऑनलाइन मार्केट है। जैम को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि एक ऐसा कैशलेस और एक ऐसा कॉन्टैक्टलेस एक मार्केट डेवलप किया जाए जहाँ पर प्रोक्योरिंग एंटिटी पे किसी प्रकार का आरोप न रख सके। जैम GFR से गवर्न होता है, जनरल फाइनेंशियल रूल। ठीक वैसे ही जैसे स्टेट के अंदर उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल्स है, ऐसे ही मिनिस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में GFR होता है। तो GFR का 149 ये तय करता है कि जैम में फाइनेंशियल लिमिट्स कैसे होंगी, जैम में फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स कैसे होंगी, और ये यह भी बताता है, बहुत जोर दे के बताता है कि जैम से सामान खरीदने का ये मायने नहीं है कि आप तमाम दायित्वों से मुक्त हो गए हैं। यह बताता है बहुत स्पष्ट रूप से कि उसके बाद भी ये प्रोक्योरिंग एंटिटी का दायित्व है कि प्राइस की रीजनेबिलिटी को इस्टेब्लिश करे। यानी केवल जैम से सामान खरीदना और महंगे दर पे सामान खरीदने से आपका एक प्रोक्योरिंग एंटिटी के रूप में आप अपने दायित्व से नहीं बच जाते हैं। आपको अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आपको यह इस्टेब्लिश करना होगा कि जो प्राइस आई है वो रीज़नेबल प्राइस हो।
जैम के लिए जैसे मैंने आपको उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल्स आपको बताया था, ऐसे यहाँ पर भी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज का नाम होता है डायरेक्ट परचेज। 25,000 तक का सामान आप सीधे पोर्टल पर जा सकते हैं और आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप उसे खरीद सकते हैं। 25,000 से अधिक 5 लाख तक, आप याद कीजिए, इससे पहले जब मैंने उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल की चर्चा की थी तो मैंने यही जो लिमिट है वो मैंने 25,000 से अधिक और 2.5 लाख तक कहा था। तो यहाँ पर 25,000 से अधिक और 5 लाख तक आप एक कंपैरिजन के माध्यम से आप सामान खरीद सकते हैं। चूँकि कंपैरिजन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद जो L1 आता है, जो लोएस्ट प्राइस होती है, उससे आप सामान खरीद सकते हैं। और 5 लाख से ऊपर हर कंडीशन में आपको बिड करना ही करना है। और यहाँ पर न केवल बिड का प्रोविज़न है, आप बिड के साथ साथ यदि आप चाहें आप रिवर्स ऑक्शन भी कर सकते हैं। तो जो जैम के अंदर जो तरीके हैं वो है डायरेक्ट परचेज, वो है L1 परचेज और कंपैरिजन, वो है बिड, वो है रिवर्स ऑक्शन। आप जानते हैं रिवर्स ऑक्शन क्या है? रिवर्स ऑक्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जहाँ पर आपकी जो प्राइस जो आपकी आ जाती है बिड के माध्यम से, आप उस प्राइस को आप सर्कुलेट कर देते हैं जब में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनके बीच में, और उनसे पूछते हैं कि क्या ये एक प्राइस मुझे प्राप्त हुई है, आप इससे कम में सामान देने को तैयार हैं। तो ऐसा करते हुए जब आप रिवर्स ऑक्शन के ऑप्शंस पे जाते हैं तो जो प्राइस की एक डिस्कवरी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यदि जो लोग टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है और आपकी प्राइस की अच्छी डिस्कवरी हो जाती है। सो यदि मुझे समअप करना पड़े और यदि मुझे इसे कंक्लूड करना पड़े तो मैं कहूँगा कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली हो या जैम हो, तो दोनों आप पे एक यदि आपको कुछ सामान खरीदने के, आपको से कंस्ट्रक्शन काम करवाने के, यदि आपको कुछ विधियाँ बताती हैं तो साथ में एक जिम्मेदारी का बोध भी करवाती हैं कि आपको नियमों का पालन करना है, आपको अपने दायित्वों से नहीं बचना है, आप बच ही नहीं सकते। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।